लोगों को, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग जी। जो हैं किसी समाज में, और उसको आपने मतलब 10 10 10 की कैटेगरी में बांट दिया है। हाँ? हम्म। अब नीचे से जो है, मान लीजिए कि अ, चौथा या पांचवा जो स्लैब है 10% वाला, 40% या 50% वाला जो स्लैब है आपका, उसमें आपने देखा कि ऑन एन एवरेज लोग 2200 अपने खाने के माध्यम से जो है 2200 कैलोरी वाला नॉर्म जो है वो फुलफिल कर रहे हैं, उनको 2200 कैलोरी मिल जा रही। हम्म। तो उन्होंने खाने पे खर्च किया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीजों पे भी खर्च किया। हाँ, वो कपड़े पे हो सकता है, मूलभूत जरूरतें और भी उनकी जो है, ठीक है, वो सब इसमें जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं पॉवर्टी लाइन को, तो आप जो है ये नहीं देख रहे हैं कि वो किस चीज पे खर्चा और किन चीजों पे खर्चा किया, बस आप ये देख रहे हैं कि इस किस स्लैब में जो है आपको ये 2200 वाला नॉर्म जो है फुलफिल हो रहा है। हम्म। उसके ऊपर जो है ऑब्वियसली वो हो रहा है, उसके नीचे जो है नहीं हो रहा है। तो मतलब ये उसमें, हुआ कि अगर अगर वो 2200 कैलोरी ले रहा है, हाँ सपोज उसने उसने खाना अच्छा खा के 2200 कैलोरी ले लिया, हाँ, लेकिन लेकिन अब उसके पास कपड़े के लिए पैसे नहीं बचे, तो भी वो जो है गरीब नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। हाँ, हम्म। मतलब हो सकता है कि आ, कपड़े पे जितना जो एक आप कहिएगा कि ठीक ठाक खर्च होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, शिक्षा हम्म। पे वो नहीं हो पाया है, लेकिन खर्चा वो हर चीज पे हो रहा है उनका, उस कैटेगरी में जो लोग हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो कैलोरी नॉर्म है वो जो है उसकी भरपाई हो जा रही है उसमें। तो जैसे मान लीजिए कि 10 हाउस होल्ड है उसी वाले कैटेगरी में, हाँ, तो उसमें जो है मतलब जब मैंने कहा ना कि 100 हाउस होल्ड का हमने 10 10 में बांट दिया है, एक हाउस हम्म। होल्ड जो है वो कैलोरी मतलब खाने पे जो है, मान लीजिए कि थोड़ा ज्यादा खर्च कर रहा है, कोई थोड़ा कम कर रहा है उसी कैटेगरी में, लेकिन ऑन एन एवरेज उस स्लैब में आप अगर आप देखेंगे कि जो है कैलोरी नॉर्म पूरा हो जा रहा है। हो सकता है हर हाउस होल्ड का नहीं हुआ, कोई थोड़ा ज्यादा भी होगा, थोड़ा कम भी होगा। हाँ, किसी का कपड़े पे थोड़ा ज्यादा है, किसी का कम है, लेकिन जो, तो उस जो जिस स्लैब में वो कैलोरी नॉर्म जो है उसको हम पूरा देखता मतलब क्या कहा, जब जहां वो पूरा हो रहा है उसमें टोटल एवरेज जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है। ये सिर्फ हम्म। फूड का एक्सपेंडिचर नहीं है, बाकी चीजों का भी एक्सपेंडिचर है। तो अब उसमें जो है अगर 10 लोग हैं तो उसमें सब का जो एक्सपेंडिचर है अलग अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम्म। वो कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है जो पूरे ग्रुप की, वो 10 वाला जो ग्रुप है वो मतलब 2200 पे हम्म। है। तो आप उसमें जो एवरेज एक्सपेंडिचर जो टोटल है उसको आपने एक पॉवर्टी लाइन बना दिया। तो सिर्फ ये फूड एक्सपेंडिचर नहीं है बल्कि और भी चीजें हैं। आगे जैसे हम बढ़ते चले गए होता ये रहा कि ये ऑफिशियल लाइन तो था, अब उसमें जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन जो है, उस हिसाब से मान लीजिए कि मुद्रास्फीति का दर जो है वो 5% है, तो आपने उस लाइन को फिर 5% से आगे बढ़ा दिया। मान लीजिए पहले वो 50 रुपया था, तो अब आप कहेंगे 5% बढ़ा है तो 52.5 रुपया हो गया। या 10% है तो उसी उसी हिसाब से वो अपना बढ़ाते गए, उस तरह से एडजस्ट करते चले गए। इफेक्टिवली हुआ ये कि 80 90 के दशक में लगातार उसके बाद वो कैलोरी से डीलिंक हो गया, क्योंकि आपने टोटल जो एक्सपेंडिचर बनाया था उसमें सिर्फ आप इन्फ्लेशन से या मुद्रास्फीति से बराबर एडजस्ट कर रहे हैं। और इस दौरान हो ये रहा था कि कैलोरी रिक्वायरमेंट जो थी अगर आप उसको डायरेक्टली देखते तो ऐसे लोग जो कैलोरी डिप्राइव्ड थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। तो जब आपने पूरा उस लाइन को सिर्फ एडजस्ट करना शुरू किया, इन्फ्लेशन से इंडेक्स करते हुए किया, तो उससे हमें लगता था कि जो गरीबी है हमारी घट रही है तेज रफ्तार से। लेकिन अगर आप वापस कैलोरी पे चले जाते, हाँ, जो हमने तय किया था शुरू में, तो ऐसा हो नहीं रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट 80 90 के दशक में हिंदुस्तान में हुआ। तो
कुछ अर्थशास्त्री थे, वो कहते थे कि भाई इसको तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। बेसिक फूड और उससे जो कैलोरी जनरेट होती है, इसको डायरेक्टली हमें जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। ऑफिशियल प्लानिंग कमीशन का तरीका, सरकारी तरीका ये हो गया कि नहीं, एक बार जो हमने लाइन तय की थी उसको सिर्फ हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते रहे, फिर हम कैलोरी को नहीं देखें बाद के वर्षों में, बता रहा हूं मैं आपको। तो ये दो अलग चीजें हो गई। ये कहना शुरू किया कि भाई ऐसे जो इन्फ्लेशन से आप एडजस्ट करके लाइन को बढ़ाते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब पहले अगर 100 रुपया था, अभी 110 रुपया पॉवर्टी लाइन हो गया बिना कैलोरी को देखे हुए, तो ये ठीक नहीं है। सरकारी तंत्र में ये हो रहा था कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे लोग जो है हार्ड मैनुअल लेबर की बजाय वो सॉफ्ट जॉब्स में चले जाते हैं तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है, डाइटरी चेंजेस होते हैं। इस पे बहुत बड़ा बहस है। अब इससे जो है लोगों का पॉवर्टी वास्तव में बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हुआ? सरकारी जो परिभाषा है, जिस तरीके से मैंने बताया आपको, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने वाला, उसमें तो वो घट ही रहा था लगातार। लेकिन अगर हम इसको देखें कि कैलोरी वाला जो मुद्दा मैं आपके सामने लाया, तो उस अगर उसको लेके देखें तो उसमें जो है इनफैक्ट ठीक उल्टा हो रहा था। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी जो है वो बढ़ता चला गया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विवाद है। तो एक तो ये तरीका है पॉवर्टी वाला। दूसरा क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यानी कि उसमें आप एजुकेशन को भी देखें, हेल्थ को भी देखें। तो हाल के वर्षों में, जैसे अभी नीति आयोग का एक जो लेटेस्ट 2021 का एक सर्वे जो है, वो इन चीजों को लेके देखता है कि बाकी इन इंडिकेटर्स को हम कैसे उसमें शामिल करें। इसके लिए जो एक विस्तृत मेथोडोलॉजी कुछ अर्थशास्त्रियों ने, सबीना अलकार, फॉस्टर, इन लोगों ने, थॉरबेक, इन सब लोगों ने डेवलप किया। अब उसका इस्तेमाल हमारे यहाँ भी हो रहा है, ऑफिशियल ढंग से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी तो एकेडमिक्स कर ही रहे थे। तो उसमें क्या आंकड़े निकल के आ रहे हैं, तो इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाला जो है, तो उसमें और चीजों को भी इंक्लूड किया जाता है, सिर्फ फूड नहीं बल्कि नॉन फूड वाले जो, उसको डायरेक्टली हम कि उसका क्या क्वेश्चन होना चाहिए, कैसे हम उसको निश्चित हो कि कम से कम इतना लिटरेसी पे जो खर्च इतना होगी, कम से कम शिक्षा का जो है ये कंपोनेंट उसको हम डायरेक्टली उसमें इंक्लूड करें। हेल्थ पे जो होना चाहिए, तो उसके जो आउटकम इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो अवॉइडेबल मॉर्बिडिटी हो, एक्सटेंट ऑफ लिटरेसी हो, इन सारी चीजों को उसमें फिर इंक्लूड किया जाता है। तो ये दो एक तरीके से पैरेलल स्ट्रीम पे धीरे धीरे काम 70 के दशक से ही होता रहा है। और लेकिन हमारा जो ऑफिशियल एस्टिमेट बाय एंड लार्ज अभी तक रहा है, तो इसीलिए आपको शायद याद होगा कि 90 के दशक में, 2000 के आसपास, 2000 के बाद कई बार ये हुआ कि साहब हमें फिर से रिविजिट करना चाहिए हमारे पॉवर्टी लाइन को। तो तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, बहुत सारी कमिटीज बनी, हाँ, लकड़ावाला कमेटी, ये सब जो है। लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा एरिया है जिसपे कि कहीं कोई आम रजामंदी नहीं है, कोई जो कहिएगा आप सहमति बन गई हो, ऐसी नहीं जी है। जी। तो जी 2011 में जो लेटेस्ट डाटा तो गरीबी का भी 2011 का ही है सरकारी। जी जी, हाँ हाँ हाँ। तो वो किस 11 आधार 12 पर? वाला जो, जी। जी जी, तो वो किस आधार पर आया है? नहीं, वो तो जो ऑफिशियल तरीका है उसी को लेके उसको एडजस्ट किया गया था, तेंदुलकर कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था। लेकिन वो हम्म भी एक बहुत आर्बिट्ररी एडजस्टमेंट था। हाँ, कि प्रति व्यक्ति जो है, अगर आपको, आप 27 रुपए से ज्यादा आपका एक्सपेंडिचर है या कम है, रूरल में, अर्बन में 27 और 31 ये था, तो हम्म। फिर लोगों ने कहा कि साहब इसमें सारे खर्चे कैसे हो सकते हैं, इसमें आप खाना भी खा लीजिएगा और आपका जो बाकी सारे खर्चे कैसे हो सकते हैं। तो तेंदुलकर कमेटी ने उसको अपवर्डली रिवाइज किया था। तो वो जो चीज थी, तो उससे जो है फिर आंकड़े थोड़े बढ़ गए। मतलब बदल से गए। तो हम्म। जो ऑफिशियल एडजस्टमेंट जो हो रहा था ना पॉवर्टी लाइन में, उसकी जगह जो एक नया नॉर्म, तेंदुलकर नॉर्म जो है, उसको लाया गया था। अब जैसे जो गरीबी मापने का तरीका हमने जाना,
अब बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी में जैसे आप बता रहे थे कि बहुत सारी हाँ, चीजें हैं जो कंसिडर की जाती हैं, नहीं की जाती हैं, तो बेरोजगारी मापने का जो पैमाना है वो क्या है, और उसमें किस तरह की विसंगतियां हैं? देखिए उसमें एक जो बेसिक समस्या जो मैं देखता हूं, हम लोगों को रोजगारी बताने में बड़े उदारवादी हैं। मसलन एक है वीकली स्टेटस मेजर है। उसमें क्या है कि अगर पिछले सप्ताह में, रेफरेंस पीरियड एक सप्ताह हो जाता है ये वीकली स्टेटस मेजर करने के लिए, तो अगर आपने किसी दिन 1 घंटे भी काम किया तो आपकी गणना होती है जिनके पास रोजगार था। इसी तरीके से तो ये एक स्टॉक मेजर है। इसी तरीके से एक करंट डेली स्टेटस होता है, उसमें दिन को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। रेफरेंस पीरियड फिर एक सप्ताह है। उसमें अगर किसी धड़े में, ये जो 2 धड़े हैं दिन के, उसमें 4 घंटे में अगर आपने 1 घंटा भी काम किया तो आपको काउंट कर लिया जाता है फुली एम्प्लॉयड। तो ये इसलिए मैंने कहा कि हम बड़े लिबरल होते हैं काउंट करने में, कि मतलब रोजगार का जो आंकड़ा है, जो यूजुअल स्टेटस वाला जो है उसमें पूरे साल भर को रेफरेंस पीरियड लिया जाता है। उसमें हम ये कहते हैं 365 दिन में बड़े पीरियड आपका क्या आप अपने आप को ये कहेंगे कि आपके पास रोजगार था? तो अब आपको रोजगार जो है टेक्निकली अगर 183 दिन मिला तो आप हो गए रोजगारी यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के हिसाब से। तो ये एक समस्या रही। तो इन जनरल हमारा जो तौर तरीका रहा है वो ये रहा है कि भाई अगर 183 दिन कोई कर रहा है तो शायद तकरीबन साल भर कर ही रहा होगा। छुट्टी को छोड़ दीजिए, वीकेंड्स को छोड़ हम्म। दीजिए, तो कर ही रहा होगा। तो ये एक समस्या है। हम जानते हैं कि खास करके जो बहुत बड़ा तबका है हमारे देश में, उसके लिए जो डेली रोजगार है वो बड़ा मुश्किल वाला मामला होता है। तो उसको रिफाइन करने की बहुत जरूरत है। जी। जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब।